Hello students, myself Navneet Bhandari. I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. Today we will start a new chapter, Current Electricity. बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आएंगे बच्चों, और चैप्टर करने में मज़ा भी आएगा। अब तक आप जो भी पढ़ रहे थे, जैसा भी पढ़ रहे थे, उसमें आपने सिर्फ ये चीज़ एक कॉमन पाई कि चार्ज मूव कहीं पर भी नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहकर ही फील्ड बना रहा है, रेस्ट पर रहकर ही फोर्स लगा रहा है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा कुछ हमने रेस्ट पर पढ़ा। तो देखो, एक चीज आपको मैं भी क्लियर कर देता हूं बच्चों, चार्ज या तो रेस्ट पर हो सकता है या मोशन में हो सकता है, ये दो सिनेरियो है। जब भी रेस्ट पर होगा चार्ज तो मैं बोलूंगा कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फिजिक्स की ब्रांच इस चीज में डील करेगी फिनोमेनाज में, तो बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मोशन की दो कंडीशन है, जब भी चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, व्हेन चार्ज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है वेलोसिटी वेरिएबल हो, इसको मैं बोल सकता हूं कि चार्ज के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी आए। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैं पढ़ता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेनेवर चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस फिजिक्स की ब्रांच को मैं बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर मैं पढ़ूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। ये आपका अगला सेगमेंट है, जब हम तीसरी और चौथी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम ये सब पढ़ेंगे। अभी मुझे ये पता करना है बस कि भाई हाँ, चार्ज रेस्ट पर था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन मूव भी कैसे कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाए किसी कंडक्टर के अंदर, तो मैं पढ़ूंगा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस यही बात आपने समझ लिया। तो सुंदर सी हेडिंग दो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं बच्चों सबसे पहले। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम सेव करते हैं, मैं डेफिनेशन सारी लिख रहा हूं अभी, राइट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसमें कुछ 10th का हमने पढ़ना है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं करंट का। अब मैंने सारा कुछ सामने लिख दिया, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें से आपने 90% चीज पहले 10th क्लास में पढ़ी हुई है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर तभी करंट बनेगा। अब अगर ये एक मेटेलिक वायर होती है, अगर इसको मैं टच करूं तो मुझे कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी बोलूंगा कि जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। मूव तो कर रहे हैं, वो बताऊंगा कैसे, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हाउ यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। अगर किसी, देखो ये कंडक्टर को मैंने बनाया, अब कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए ये मैंने, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बी से ए की तरफ ट्रेवल करे। क्यों ट्रेवल करे, क्योंकि इसको मैं यहां से अगर नेगेटिव कर दूं, यहां से इसको पॉजिटिव कर दूं, है ना, बाय कनेक्टिंग बैटरी, तो क्या होगा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम कितने चार्ज मूव कर गए, तो वहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि करंट कितना है। अगर मैं बोलूं कि भाई 4 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर गया, तो मैं बोलूंगा 4 एम्पियर करंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 50 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस एरिया क्रॉस सेक्शन से निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में मिल जाए तभी मैं करंट निकाल पाऊंगा। करंट को डिनोट किससे करते हैं हम, आई से। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर, ये बात पता ही है आपको। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, कंट्रोवर्शियल। स्केलर है या वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अभी +2 लेवल तक आप ये समझो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता किसी भी वेक्टर एडिशन के लॉ को। जैसे कि अगर मान लो ए कंडक्टर से करंट जा रहा है ऐसे 5 एम्पियर का, और बी कंडक्टर से करंट आ रहा है ऐसे 12 एम्पियर का, और यहां पर एक अगर मैं वायर लगा दूं तो इस वायर के अंदर टोटल करंट कितना आएगा, 5 + 12 17 एम्पियर का। यहां पर मुझे इस 120 डिग्री एंगल से कोई मतलब नहीं है, यहां पर अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। तो यानी कि करंट को मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं भाई, डायरेक्टली ऐड किनको करता हूं, स्केलर क्वांटिटीज को। 5 kg मास + 4 kg मास कितना हो गया, 9 kg मास। अरे 5 एम्पियर करंट + 12 एम्पियर करंट, कितना करंट हो गया, 17 एम्पियर। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी है, और आगे के रिलेशन में मैं प्रूव भी करूंगा कि करंट एक डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वो हम आगे जिस चैप्टर में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला ये, तो आप इसको, इस बात से आप वैसे ही पहले से वाकिफ हो
कि करंट का मतलब क्या होता है, क्यू बाई टी। अगर मैथमेटिकली इसको देखें, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकता हूं मैं एन ई, क्वांटाइजेशन वाला आपने पढ़ा था रिजल्ट है ना, क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टाइम। और मैं क्या लिख सकता हूं, अरे ये देखो ना, चार्ज इनटू में 1/t है, और 1/t को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी म्यू। तो ये भी लिख सकता हूं क्यू इनटू में म्यू फ्रीक्वेंसी, और ये भी लिख सकता हूं एन ई इनटू में म्यू। क्यू को ओपन कर दो। तो दिस इज हाउ आई कैन डिफाइन करंट भाई, कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। यहां पर एक बात हम ये समझ के चलेंगे कि चार्ज का जो फ्लो है वो स्टेडी है। स्टेडी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सामने की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक बिल्कुल एक जैसा। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टेडी रेट से नहीं फ्लो करेगा तो ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ना होता, फिर यहां पर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ते और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते। तो पूरे चैप्टर में, जैसे कि मैंने बताया भी था, पूरे चैप्टर में बच्चों हम ये मानकर चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कंडक्टर में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट। अब फिर बात आती है कि यार 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अरे करंट की यूनिट क्या है, ऐसा ही है एम्पियर। एम्पियर को डिफाइन करो, देखो सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। अगर चार्ज भी 1 कूलम कर दिया जाए और टाइम भी 1 सेकंड कर दिया जाए तो क्या करंट 1 एम्पियर नहीं होगा क्या, है ना, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, when 1 coulomb charge flows through a cross sectional area in 1 second, then I will say the current is flowing is 1 ampere, right? तो उसके बाद बात आती है कि भाई करंट के टाइप्स कितने हैं। बेसिकली 3 टाइप्स आप पढ़ोगे। या तो हो सकता है डायरेक्ट करंट स्टेडी रेट का, जैसे कि जो आप ऐसे बनाते थे 10th क्लास में भी, डायरेक्ट करंट के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ये रहा टाइम एक्सिस, 5 एम्पियर, 1 सेकंड पर भी 5, 2 सेकंड पर भी 5, 3 सेकंड पर भी 5, 4 सेकंड पर भी 5। करंट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर रहा है। एक हो सकता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हो सकता है, ऐसा कुछ इस तरह से, मतलब कुछ ऐसा भी कंटिन्यूअसली करंट क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है। अच्छा, और कैसा हो सकता है, अल्टरनेट करंट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो, वेरिएबल करंट आपका ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का। अब इसको अल्टरनेट करंट मत समझना, क्योंकि यहां पर करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम से 0 हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है। करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट इज ओनली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। इसको भी बोलूंगा मैं क्या, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अगर यही करंट बच्चों ऐसा होता, इस तरह का, साइन या कोसाइन जैसा आप कर्व पढ़ते हो, इस तरह का, तो मैं बोलता कि अल्टरनेट करंट है। और ये चीजें हमने अभी खैर नहीं पढ़नी, इस पे तो पूरा चैप्टर अल्टरनेट करंट पे आते हैं, तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये जान लो कि करंट क्या है और उसकी यूनिट कैसे डिफाइन करी आपने, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर करने में मजा आएगा बच्चों। जो बच्चा आज नया भी जुड़ा है ना, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछला नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, आप इसको कैरी ऑन कीजिए, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता रहेगा, ठीक है। हिम्मत मत हारना कि ये चैप्टर करो ना, वो चैप्टर हो ना आपसे और आपके कहीं के ना रहो। तो इसलिए इस चैप्टर से भी आप अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हो। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में बच्चों, नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं। तो बच्चों अब कुछ और नई टर्म्स सीखते हैं। ये चीज आपने पहले काइनेमेटिक्स में भी पढ़ी थी आखिरी बार। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो चार्ज है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये ऐसा बोल दूं कि चार्ज जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपको मैं बोल दूं कि भाई इक्वेशन कुछ ऐसी है, 70 स्क्वायर प्लस 2t प्लस, भैया थोड़ा इजी ले लेते हैं इसको, 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, मैं ऐसा बोल दूं आपको। यानी कि अगर मैं t को 0 पुट करूंगा तो t0 पर बच्चों, t को 0 पुट करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, सिर्फ 1 कूलम। t को जब मैं 2 पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 1, तो इट विल बिकम 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 21 कूलम। यानी कि टाइम अगर मैं चेंज करता रहूं तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं आपको बोल दूं कि इस दौरान मुझे बताओ t इज इक्वल टू 7 से लेकर 11 सेकंड तक करंट की वैल्यू क्या रही, तो आप एक एवरेज निकालोगे, आपको एक इंटरवल दे दिया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या करोगे, डेल्टा क्या वो अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि क्यू के अंदर T2 की वैल्यू प्लेस कर दो,
अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये करनी है। अब देख ही लो चलो आप, जैसे कि यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इक्वेशन यदि 90 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताओ 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक। तो देखो इस फॉर्मूले को अपने अप्लाई करना है एवरेज करंट के लिए ना, क्यू एट टी टू। तो क्यू की वैल्यू एट टी टू कितना है, ये रहा देखो टी1 ये रहा और टी2 ये रहा, लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। टी1 है बच्चों 1 सेकंड और टी2 कितना है आपके पास 4 सेकंड। तो सबसे पहले तो चार्ज के अंदर T2 इज इक्वल टू 4 पुट करो, तो क्या बन जाएगा देखो 9, ऊपर देखो जरा 9t स्क्वायर है, यह हो जाएगा 9 इंटू में 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 4 प्लस 5, क्या हुआ T2 हो गया यहाँ पर, माइनस क्या हुआ T1, T1 कितना है आपके पास 1, तो 9 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 5। तो जब बच्चों में ऐसे वैल्यूज लगा दूंगा, अपोन में क्या करना है T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 1 है ना, कभी काइनेमेटिक्स में किया था आपने इसको, तो देख लो क्या आएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, मैं बता देता हूँ, बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना और डिवाइड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, तरीका पता होना चाहिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा पेपर में आपके पास, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो ये बात थी एवरेज की। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल देता कि भाई मुझे बस ये बताओ कि 7 सेकंड पर कितना आपके पास करंट था, अब यहाँ पर टाइम इंटरवल ना देकर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ लिया मैंने आपसे, और यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये हमने पढ़ते थे ना कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो सीधा हमारे पास टूल है डिफरेंशिएशन dq/dt, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू 7 पुट कर दूंगा डिफरेंशिएट करके, राइट। तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आएगी, आपको क्या स्पेसिफिक टाइम पर करंट पूछ लिया जाए, आपके पास सीधा सा टूल है सबसे इजी, dq/dt कर दो, राइट। अब यहाँ पर क्या देखो डिफरेंशिएशन करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू t, 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, और मैं आपको यहाँ पर सोल्व करूंगा तो मिल जाएगा 18t प्लस 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन आपसे करंट कितने में पूछा है, t इज इक्वल टू 7 पर, तो 18 इंटू 7 कर दो प्लस 4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों, राइट, कर देते हैं इसको सोल्व, कितना आएगा ये देख लेते हैं, 126 plus 4 it will be 130 ampere. This will be your answer. क्योंकि करंट उस टाइम इतना होगा, right? So this is how you can calculate average electric current and instantaneous electric current. चलो इसका दूसरा रूप देखते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं आपके लिए अच्छे लेवल की प्रॉब्लम बना देता हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि करंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और वैल्यू बच्चों दे दी आपको मैंने 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल हो गई अच्छे से, मैंने आपको ये वैल्यू दे दी। मैं आपसे ये पूछ लूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बताओ कि कैसे करोगे, अटका दिया ना आपको। ये एक अच्छी सीबीएसई या किसी नीट की प्रॉब्लम बन सकते हैं, नीट एग्जाम की, और किसी भी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। बताओ क्या करोगे, सोचो। करंट दे दिया आपको, देना चाहिए था चार्ज, तो चार्ज से मैं एक फ्रंट गियर लगाकर करंट में जा सकता हूँ, dq/dt। याद करो जब आपको वेलोसिटी गिवन होती है और आपसे एक्सेलरेशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे, dv/dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं आपको वेलोसिटी देकर पोजीशन पूछ तो आप क्या करते थे, कुछ याद आया माइंड में? अगर नहीं आया तो देखो जरा भी याद आ जाएगा। देखो आपको पता है कि करंट कैन बी रिटन एज dq/dt, क्या मैं ये लिख सकता हूँ idt इज इक्वल टू dq, इसमें कुछ बुराई तो नहीं। अगर मैं बच्चों टोटल चार्ज निकाल पाया इस दौरान 0 से 2 सेकंड के बीच में, अगर मैं टोटल चार्ज निकाल पाया, और चार्ज निकालने के बाद आपको लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं निकाल पाओगे, तो यही तो आपने करना है। देखो अब इंटीग्रेशन कर दो, राइट। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा आपके पास, आई की वैल्यू कितनी है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, साथ में लगा हुआ है dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 सेकंड में, और 0 से 2 सेकंड में इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज। अब क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं, बस आपने एक अप्रोच ढूंढनी थी कि क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है इसमें। 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2t क्यूब बाय में 3 प्लस 4t स्क्वायर बाय में 2 प्लस
20 और अब 0 से 2 चल रही है आपकी यहाँ पर क्या लिमिट। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत तो है नहीं। अब इसको सोल्व करूँ तो बच्चों ये हो जाएगा 2t²। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको। अब देखो यहाँ पर अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँ तो क्या आएगा बेटा 2/3 और 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 है ना। अगर मैं सोल्व करूँ, जब मैं सोल्व कर दूंगा इसको तो आ जाएगा ये 16/3 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 राइट। एलसीएम ले लिया 3, 16 प्लस 24 प्लस 6, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 46/3 कूलम। चार्ज आ गया आपके पास। अगर आपके पास चार्ज आ गया बच्चों क्या इज इक्वल टू 46/3 कूलम। अब इसको Ne से कंपेयर कर दो 46/3 कूलम राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे 46/3 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे का पार्ट अब पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं क्या एक बैक गियर लगाकर चार्ज निकाल सकता हूँ। मजा आया होगा, आई होप आपको। इन सभी चीजों को छोटी छोटी चीजें लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, मजा आएगा आपको आगे। और अब कुछ और करते हैं इसके बाद, थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इसको, तो कुछ और ज्ञान की बातें जान लेते हैं बच्चों। अब कुछ की पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहला की पॉइंट से बात से पहले भी बाकी 4 दोबारा बता रहा हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा अपोजिट लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर तो मैं बोलूंगा कि जो करंट है वो बेटा राइट टू लेफ्ट है। अब ऐसा क्यों है, कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूं आपको। एक सर्किट बना लेते हैं हम ऐसे। देखो बच्चों, जो करंट इलेक्ट्रिक करंट की जो डिस्कवरी हुई थी वो डायरेक्शन वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हो गई थी। तो पहले लोगों को लगता था कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाम की कोई इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, बाद में जब जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल ये बाद में है, लेकिन करंट पहले डिस्कवर हो चुका था। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन ली गई वो ली गई पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ राइट। और ऐसा बाद में देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव एंड होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो तब से हम ऐसा बोलते हैं कि कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड वेयर एज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड राइट। तो इसलिए इसमें क्या हम अब तक इसको इसी तरह से मानकर चल रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं करंट टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, करंट टाइम ग्राफ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज की वैल्यू बताओ तो बता सकते हो। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट इनटू टाइम। अब आपको शायद याद हो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो आप बोलते हो कि वेलोसिटी टाइम का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ उसका जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। चार्ज क्या, करंट इनटू टाइम। तो क्या चार्ज मिलेगा आपको अगर मैं इसका एरिया शेड कर दूं? डेफिनेटली मिलेगा। इंटीग्रेशन कर दो ना अब इसके लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता लगी कि ठीक है यार अगर एरिया शेड कर दूं मैं करंट टाइम ग्राफ का तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब यहां पर एक ग्राफ आपको दे दिया कि भाई 0 से 5 सेकंड में करंट की वैल्यू हुई 5 एम्पियर और उसके बाद करंट हो गया कांस्टेंट अगले 5 सेकंड में, यानी कि 5 से 10 सेकंड तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि इस दौरान, देखो मैं ये भी पूछ सकता हूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज ड्यूरिंग 10 सेकंड, और मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं हाउ मच चार्ज फ्लोज इन 10 सेकंड्स। बात तो वही है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ साक्षात मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक तो ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं मतलब रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। अब मुझे पता है यार इसका एरिया कितना होता है। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है क्या तो मैं क्या करूंगा, 1 into में बेस इंटू हाइट फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, लो जिसको शेड कर दिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मिल गया, और प्लस एरिया ऑफ दिस फिगर। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बन रहा है, है ना। ट्रायंगल का 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितनी है बेटा, हाइट भी 5, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये देखो ये कितना है 10 - 5, ये वाला जो डिफरेंस है 5 है,
और ये वाला डिफरेंस कितना है 5, तो 25 यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 37.5 कूलम। कुछ भी नहीं करना, बस क्या कर देना आपने ये शेड कर देना। क्लियर है? तो जब भी आप करंट टाइम ग्राफ का एरिया शेड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों क्या चार्ज। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा बच्चों। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसको करते हैं ओवर। इंट्रोडक्शन हो गया करंट का। अब एक क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या आप इसका आंसर दोगे मुझे, देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, रिवॉल्व कर रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट है। स्पीड दे दी आपको कितनी 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। आपको ये बताना है कि इसकी रेवोल्यूशन के वक्त पॉइंट ए पर अगर मैं करंट मेजर करूं एमीटर लगाकर तो कितना करंट की रीडिंग आएगी 1.17 × 10⁻⁹ एम्पियर, 1.97 × 10⁻⁻6 एम्पियर, 1.27 × 10⁻⁻12 एम्पियर और 1.47 × 10⁻⁻8 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट पॉइंट ए। तो बच्चों इसी के साथ आज इंट्रो ओवर करते हैं। ठीक है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, मजा आएगा बहुत इस चैप्टर में। 10 से 15 लेक्चर्स रहेंगे। कैपेसिटर वाला जो पिछला हमने चैप्टर किया है, हालांकि उसमें मुझे 1-2 वीडियोस और बनानी है अभी, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बट अभी जो कुछ डिमांड आ रही थी कि करंट लगाओ सर करंट लगाओ, तो मैंने आज करंट लगाने का ही सोचा था, इसलिए मैंने करंट लगा दिया आपको। अब आपको भी मोटिवेशन का करंट अपने अंदर लगाना है और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। और आप बच्चों के लिए अगेन एक गुड न्यूज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, आपको लगता है कि केमिस्ट्री में फील नहीं आ रहा है, तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ केमिस्ट्री वाला, हिमांशु बब्रेजा। आप एक बार किसी भी एक रैंडम वीडियो को उठाकर देखो, अगर आपको मतलब फील ना आ जाए तो गया ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर के चैनल को। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को क्या शेयर जरूर करें अगर आपको मजा आ रहा है, राइट। और जो बच्चे आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पिछली बार वीडियोस देखो आप, और उन वीडियोस में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। तो बच्चों मैं नवनीत भंडारी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में करूँगा मैं आपके आंसर का वेट।